आज हमारे अध्ययन का विषय है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का दो गुटों में विभाजित होना, भाग प्रथम। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो एक महत्वपूर्ण परिणति सामने आई वह थी विश्व में दो गुटों में विभाजित होना। साम्यवाद और पूंजीवाद में स्थायी मैत्री नितांत ही शून्य है। अतः विश्व दो विरोधी गुटों में बट गया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आता है सोवियत संघ का गुट। युद्ध के बाद रूस को विशाल देश प्राप्त हुए। उसकी सीमाएं जारकालीन रूस के भूभाग तक फैल गईं। युद्धोपरांत सोवियत रूस साम्यवाद का प्रधान केंद्र बन चुका था, जिसका एकमात्र उद्देश्य साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना था। साम्यवाद ने प्रतंत्र राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिलाने का आश्वासन दिया। उसने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध कड़ू प्रचार के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। इन आकर्षक आर्थिक सिद्धांतों के माध्यम से रूस, एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों को अपने प्रभाव में लाने में सफल हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का गुट। अगला हेडिंग। आर्थिक दृष्टि से अमेरिका युद्ध के उपरांत सर्वाधिक संपन्न राष्ट्र था। अतः नवोदित और साम्यवादी राष्ट्र अमेरिका की आर्थिक सहायता से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रहे थे। अतः अमेरिका ने ऐसे राष्ट्रों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उदारवादी नीति को अपनाया। इस प्रकार विश्व की दोनों महाशक्तियां सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः साम्यवाद और पूंजीवाद की प्रतीक और पोषक बन गई। सोवियत रूस का प्रादेशिक विस्तार एवं प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि। अगला हेडिंग। सोवियत रूस को फिनलैंड से कुछ सीमांत प्रदेश स्थायी रूप से तथा कुछ पट्टे पर प्राप्त हुए। एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया में उसने अपना शासन स्थापित कर लिया। जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया में भी उसे प्रादेशिक लाभ प्राप्त हुआ। रूसी सेना ने जर्मनी की दासता से भी कुछ प्रदेश स्वतंत्र करवाए। इस प्रकार रूस शीघ्र ही विश्व की महान शक्ति बन गया। अगला हेडिंग आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय। अमेरिका भी विश्व की एक महान शक्ति के रूप में उभरा। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के बाद उसने महायुद्ध में प्रवेश किया। युद्ध के कारण इन देशों पर अमेरिका का प्रभाव कायम हो गया। अतः अमेरिकी राष्ट्रपति
ट्रूमैन ने कहा कि जहाँ कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रमण होगा, वह अमेरिका के लिए संकट माना जाएगा और अमेरिका उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। नेक्स्ट हेडिंग आता है नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। यह संधि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस संधि का प्रणेता संयुक्त राज्य अमेरिका था। सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलने के कारण 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के 10 देशों आयरलैंड, ब्रिटेन, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, पुर्तगाल और नॉर्वे ने एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर करके नाटो संगठन को जन्म दिया। यूनान, तुर्की और जर्मनी भी इसमें सम्मिलित हो गए। अगला हेडिंग आता है नाटो संगठन का उद्देश्य। इसका प्रमुख उद्देश्य सोवियत रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना था। नाटो संघ का प्रधान कार्यालय पेरिस में रखा गया। इस संगठन की सर्वोच्च संस्था उत्तरी अटलांटिक परिषद है, जिसका प्रतिवर्ष 2 या 3 बैठकें होती हैं। 1955 में जनरल आइजनहावर इसके प्रथम सर्वोच्च सेनापति बनाए गए। नाटो की 2 अन्य सैनिक कमानें हैं, अटलांटिक सागर कमान और चैनल कमान। अब अगला हेडिंग आता है नाटो का लक्ष्य। नाटो संगठन का प्रमुख लक्ष्य है रूस को यह चेतावनी देना था कि यदि उसने संधि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी देश पर आक्रमण किया तो सभी देश मिलकर उसका प्रतिरोध करेंगे। अतः इसकी स्थापना से अंतर्राष्ट्रीय वातावरण विषाक्त हो गया। सोवियत रूस इसे रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक सैन्य संगठन मानकर इसका प्रबल विरोध करता रहा। नेक्स्ट हेडिंग आता है नाटो का आधुनिक प्रभाव। 24 से 26 अप्रैल 1999 को वाशिंगटन में नाटो की 50वीं वर्षगांठ बनाने के लिए 19 औपचारिक सदस्यों के साथ 23 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था नवीन युद्ध नीति अवधारणा। इसके आधार पर नाटो विश्व में कहीं पर भी युद्ध की घोषणा कर सकता है। आज विश्व में नाटो अमेरिका के हाथों में खेलने वाला एक खतरनाक सैनिक संगठन बन गया है। यह अब अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी पालन नहीं कर रहा है। थैंक यू।